दोस्तों, सवाल जवाब के इस एक और सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां मैं आप ही व्यूअर्स में से किसी एक व्यूअर का सवाल लेता हूं जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो। और आज का सवाल पूछा गया है कि एक बेल और एंटीसिपेटरी बेल के अंदर क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। कमाल का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, जानना ज़रूरी है। देखिए, बेल को हिंदी में हम जमानत कहते हैं और एंटीसिपेटरी बेल को अग्रिम जमानत कहते हैं। इसको आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो कि आप और आपके दोस्त मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हैं और बैटिंग करते वक्त आपने एक बहुत लंबा शॉट लगा दिया है, जिसकी वजह से बॉल एक खड़ूस आदमी के घर चली गई है और वहां पर उसकी खिड़की में आके लग गई है और कांच टूट गया है। तो वो आदमी गुस्सा होता है, बॉल बाहर लेके आता है, कहता है कि बॉल नहीं दूंगा और आपको सजा देने की कोशिश करता है। ऐसे में आप अपने घर से किसी रिस्पेक्टेड आदमी को लेके जाते हो। मान लो कि आप अपने बड़े भैया को लेके गए हो। बड़े भैया उस आदमी के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि बच्चा है, गलती हो गई, आगे से नहीं होगा, इस नुकसान के पैसे मैं आपको देने को तैयार हूँ और ये गारंटी भी लेता हूँ कि आगे ये ऐसी कोई चीज़ नहीं करेगा। बहुत समझाने के बाद वो आदमी मान जाता है, बॉल दे देता है और भैया को कांच के पैसे देने पड़ते हैं। तो इस केस में आपके बड़े भैया ने आपकी ज़मानत दी है, तो इसे ही लीगल भाषा में बेल कहा जाता है। अब मान लो कि इसी में हम दूसरा केस डालें कि आपने शॉट मारा, बॉल गई और बॉल जाके लगती है उस आदमी के 5 साल के बच्चे को, और वो बॉल भी सीधा उसके सर पे जाके लगती है। लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तो ऐसे में वो आदमी चिंतित हो जाता है, बच्चे को लेके वो हॉस्पिटल जाता है। वहाँ जाके पता चलता है कि उसको इंटरनल इंजरी आ गई है बच्चे को, यानी कि कोई बड़ी चोट आ गई है। तो ऐसे में ये मामला बहुत सीरियस हो जाता है और अब ये आदमी ना तो आपके भाई की सुनेगा, ना आपकी सुनेगा और ना ही आपके पापा की सुनेगा। अब ऐसे में हो सकता है कि आपका क्रिकेट खेलना ही बंद हो जाए और हो सकता है कि आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी लग जाए। तो ऐसे में ये जो चीज़ हुई है ये एक अपराध हो जाता है। कांच तोड़ना एक छोटा अपराध है, लेकिन किसी की जान पे बनाना एक बड़ा अपराध है। तो ऐसे ही हमारे कानून में 2 टाइप के अपराध होते हैं। एक जमानती अपराध जिसको आप बेलेबल ऑफेंस कहते हो, और एक गैर जमानती अपराध जिसको आप नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हो। जमानती अपराध वो होते हैं जो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं और जिसमें ज़मानत इजीली मिल जाती है, और गैर ज़मानती अपराध वो होते हैं जिसमें ज़मानत मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर जो अपराध होता है वो बहुत बड़ा होता है, हीनियस क्राइम होता है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS जो है, उसमें एक धारा है, धारा 478। इस धारा के तहत जमानती अपराधों के आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाना उसका अधिकार है। यानी कि अगर उसने कोई ऐसा गुनाह किया है जो ज़्यादा बड़ा नहीं है और अगर ये बाहर जाएगा तो इससे किसी को खतरा भी नहीं है, तो ऐसे में कोर्ट कुछ शर्तों के साथ उसको ज़मानत देती है। अब ज़मानत मिलती कैसे है? ज़मानत लेने के लिए कुछ एक राशि जो होती है वो जमा करवानी होती है, जिसको ज़मानत राशि कहा जाता है। अब ये क्राइम के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, ये जो है कोर्ट डिसाइड करता है। अब वो जो राशि है वो एक तरीके से सिक्योरिटी है कि हाँ भाई, इस व्यक्ति को जब भी कोर्ट बुलाया जाएगा तो ये आएगा, जब भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा तब भी ये आएगा और कोर्ट की सारी शर्तों का पालन करेगा, तो इसको ज़मानत दे दी जाती है। मान लो अगर वो व्यक्ति शर्तों का पालन नहीं करता है, तो ऐसे में वो जो राशि है वो कोर्ट जब्त कर लेता है और उसको गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे देता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि क्या वो राशि वापस मिल सकती है? तो बिल्कुल मिल सकती है। जब व्यक्ति कोर्ट की सारी शर्तों का पालन करता है, कोर्ट जब भी बुलाए हाजिर होता है, पुलिस स्टेशन जब भी बुलाए हाजिर होता है, तो जब मामला ख़त्म हो जाता है, मतलब फैसला हो जाता है, भले उसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उसके बाद उसको वो राशि दे दी जाती है। मतलब अगर वो ज़मानत का गलत फ़ायदा नहीं उठाता है और एक भी शर्त नहीं तोड़ता है, तो अंत में जाके वो राशि उसे वापस मिल जाती है, ज़मानत राशि। इसके बाद आती है धारा 480। ये धारा उन गैर जमानती अपराधों से संबंधित है जिसमें ज़मानत देना है या नहीं देना है, यह अदालत के विवेक पर डिपेंड करता है। मतलब ये बात अदालत को तय करनी होती है कि इसको देनी चाहिए ज़मानत की नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या है कि क्राइम जो होता है वो थोड़ा हीनियस हो जाता है, दंडनीय अपराध होता है, जैसे कारावास हो गया, आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को ज़मानत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कुछ एक विशेष केसेस के अंदर ज़मानत मिलती है, जैसे कि महिला हो, अगर वो प्रेग्नेंट हो तो मिल सकती है, बच्चा हो या बीमार हो, यानी कि जो मानसिक रूप से बीमार हो या किसी भी रूप से बीमार हो, कैंसर वगैरह कोई बीमारी हो, तो ऐसे में उसको ज़मानत मिल सकती है, भले ही उसने कितना बड़ा क्राइम किया हो। तो ज़मानत जो है वो 2 तरीके से मिलती है। एक तो ज़मानती अपराध के चलते मिलती है जो धारा 478 के तहत आती है, और एक गैर ज़मानती अपराध के चलते मिलती है जो विशेष केसेस में मिलती है। अब बात आती है कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, यानी कि अग्रिम जमानत। तो देखो, इसके लिए धारा आती है धारा 482।
अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि किसी गैर जमानती अपराध में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह गिरफ्तारी से बचने के लिए सीधा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जा सकता है या फिर सत्र न्यायालय भी जा सकता है और वहां जाकर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। सिंपल भाषा में, मान लो कि आप और आपके दोस्त मोहल्ले में एक क्रिकेट खेलने का फैसला लेते हो और आप जाके पहले ही लोगों के घर में बता दो कि भैया बॉल आपके घर में आ सकती है। तो ऐसे में आप अपनी खिड़कियों को थोड़ा खुला रखना ताकि कांच नहीं टूटे और बच्चों को अंदर वाले कमरे में रखना ताकि किसी को लगे नहीं। तो आप पहले से बता रहे हो लोगों को कि भैया हमसे गलती हो सकती है, तो आप एक तरीके से एडवांस में ही माफ़ी मांगते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अग्रिम जमानत ले लो और कोई भी अपराध करो। आप सिर्फ ये कहो कोर्ट में जाके कि भैया मेरे साथ ऐसा हो सकता है कि मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाए। जैसे आजकल लोगों के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, आपको पता है। तो वो कोर्ट जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ मेरे को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन प्लीज़ मत करो। आप जब भी कहोगे मैं आ जाऊँगा, जब भी कोर्ट कहेगा मैं हाज़िर हो जाऊँगा, पुलिस स्टेशन में हाज़िर होने के लिए कहेंगे तब भी हो जाऊँगा। तो ऐसे में मुझे आप अग्रिम ज़मानत दे दो। तो इन केसेस में आपको अग्रिम ज़मानत मिल जाती है। पर याद रखना, इसमें भी क्राइम ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि आजकल ज़्यादातर लोग जब भी प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके लीडर्स जो हैं वो अग्रिम ज़मानत लेके ही चलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस उनको गिरफ्तार करने आएगी। तो वो पहले ही अपने वकील के साथ कोर्ट में जाते हैं गिरफ्तारी से पहले ही, और वो कहते हैं कि भाई आप जब कहोगे हम हाजिर हो जाएंगे, तो हमें गिरफ्तार होने मत दो, मतलब हमारी गिरफ्तारी रुकवा दो। अब आखिर में एक चीज़ याद रखना कि जब भी कोर्ट किसी को अग्रिम जमानत देती है यानी कि एंटीसिपेटरी बेल देती है, तो कुछ एक शर्तें लगा सकती है। जैसे कि इसमें भी उसको जमानत राशि देनी पड़ेगी, मतलब बेल बॉन्ड। व्यक्ति को एक निश्चित राशि का बॉन्ड भरना पड़ता है कोर्ट के अंदर, जिसके तहत ये एक तरीके का वादा होता है कि कोर्ट जब भी बुलाएगा मैं आ जाऊंगा। इसके अलावा जमानतदार यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि एक तरीके की श्योरिटी होनी चाहिए। कई बार कोर्ट व्यक्ति को किसी दूसरे शख्स को जमानतदार के तौर पर पेश करने को कहती है कि भाई ये जमानतदार है, इसका आधार कार्ड दे दो, आईडी दे दो, एड्रेस दे दो। अगर मान लो आप नहीं हुए तो हम इनको पकड़ेंगे, तो जमानतदार के लिए भी कह सकती है कोर्ट। इसके अलावा कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कोर्ट जो है पासपोर्ट जब्त कर लेती है। वो इसलिए क्योंकि उसको देश छोड़ के भागने का मौका ना मिले, कि हम आपको बेल तो दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश छोड़ के भाग जाओ, आप अपना पासपोर्ट यहाँ जमा करवाओगे। और इसके अलावा जांच में सहयोग, मतलब कोर्ट कहती है कि जो भी जांच होगी, जो भी पूरा प्रोसीजर होगा, उसमें आपको पुलिस का साथ देना होगा, तभी हम आपको बेल देंगे। तो कई सारी शर्तें हो सकती हैं एंटीसिपेटरी बेल के अंदर, तो इसे आपको याद रखना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बेल और एंटीसिपेटरी बेल के बीच का फ़र्क समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।